Hello everyone. So today we'll start a lecture for the golden rules of accounting. It is also known as the rules of debit and credit. So golden rules of accounting. So golden rules of accounting are divided into two parts: traditional approach and modern approach. Your traditional approach is again divided into two parts: personal and impersonal. Again, personal will be divided into real and the nominal account. Now, what is traditional and modern approach? वैसे तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू ही जितनी भी हमारी एंट्रीज होती हैं, जितने भी हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं और जर्नल एंट्रीज होती हैं, आज तक हम ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू ही करते आए हैं. बट टुडे और नाउ डेज द पीपल the traditional approach, we can say, it become very complicated, or the people think it's a very complicated approach. तो उसको बहुत easy करने के लिए they have adopt a modern approach. So in this lecture we will discuss about the golden rules of accounting. बिना golden rules of accounting के हम अपनी journal entries नहीं कर सकते. और journal entries, suppose जो journal entries में बहुत सारे लोग ऑलरेडी दे नो हाउ टू डू दी जर्नल एंट्रीज, वो इस जर्नल एंट्री को स्किप करके अपने लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू मूव करते हैं. बट उसके लिए भी आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होंगे तो हम आगे के कोई भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे. सो वी विल डिस्कस बोथ ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच. तो फर्स्ट we are coming on the traditional approach. So traditional approach, I've already told you that is divided into two parts: personal and impersonal account. So first we are taking the personal account. Personal account कोई भी particular person, किसी कंपनी का नाम, your debtors, creditors, जो भी एक person, as in person, even the बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है. तो जितने भी नेम से जो पर्टिकुलर एक कंपनी का नाम है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उन सबको हम पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट में आपके पास बैंक, नेम ऑफ अ पर्सन, क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन जिनसे हम लोन ले रहे हैं या जिनसे हमने पैसा उधार पे लिया है. दे आर नोन एज दी क्रेडिटर्स. डेटर आर दी पर्सन जिनको हमने पैसा उधार दिया है, तो वो हमारे डेटर्स होते हैं. तो ये सारे पर्सन और नेम ऑफ अ कंपनी, तो ये सारे पर्सन आपके क्या है, पर्सनल अकाउंट में आते हैं. ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है. तो ऑल दी रूल वी विल डिस्कस. सो नेक्स्ट आपके पास रियल अकाउंट एंड दी नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट जो हमारा कंसिडर होता है वो होता है कि जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, और जो हमारे लिए जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं. तो बेसिक जो इसका रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. और जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है वो हमारा रिलेटेड होता है एक्सपेंसेस, इनकम, गेन एंड प्रॉफिट से. तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं, और जितने भी हमारे गेन होते हैं उन सबको हम क्रेडिट करते हैं. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस all three account: personal account, real account and the nominal account. Now first we are coming on the personal account. तो मैंने आपको बताया है कि personal account जो भी एक particular person, name of a company, बैंक, debtor, creditor, जो भी हमारे इसके अंदर आते हैं उन सबको हम personal account में लेते हैं. तो नाम ही आपको बता रहे personal, the name of a person. Now the rule of a personal account: debit the receiver and the credit the giver.
तो हमारे जो भी हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है वो दो चीजों पे चलता है, वन इज योर डेबिट एंड सेकंड इज योर क्रेडिट। तो जितने भी हम आपके गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे वो डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर हमारा चलेगा। आपने अपने सैलरी अकाउंट है आप लोगों का या कोई भी सेविंग अकाउंट है, तो जब भी आपके पास मैसेज आता है, आप अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो हमेशा वहां पर एक मैसेज आता है कि दिस अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, और जब आप पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो हमारे दो ही चीजों पे डिपेंड होती है, डेबिट एंड दी क्रेडिट। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट हमारे गोल्डन रूल से ही निकल कर आया है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट का आपका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, जो पैसा रिसीव कर रहा है, जिसके पास पैसा आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द गिवर, जो पैसा दे रहा है या जहां से पैसा जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये आपका रूल होता है पर्सनल अकाउंट का। सो फॉर एग्जांपल इफ वी गेव ₹2000 to Gopal, now here the Gopal is come under the personal account। तो गोपाल जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट के अंडर आ रहा है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो इसलिए हम इसे पर्सनल अकाउंट के अंडर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी पर्सनल अकाउंट हमारा रूल के डेबिट द रिसीवर। अब गोपाल यहाँ पे क्या है, पैसा रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर है, तो इस रूल के अकॉर्डिंगली जो आपका गोपाल आएगा वो डेबिट साइड पर आएगा। तो जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो डेबिट हमारा ऊपर की तरफ आता है और क्रेडिट हमारा नीचे की तरफ आता है। तो हम जब एंट्री करेंगे तो एंट्री आपकी कैसी होगी, गोपाल अकाउंट। नॉर्मली हम किसी भी पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट, ये जो आपका अकाउंट मैंने जो ये लिखा है ये हम यूज नहीं करते। अगर आपको अकाउंट लिखना है तो यहाँ पे गोपाल की जगह एस लगाकर ही आप उसके साथ वर्ड अकाउंट यूज करेंगे। A/C इज नोन एज दी अकाउंट, यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जो A/C है उसको हम अकाउंट वर्ड स्पेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोपाल एस अकाउंट डेबिट 2000, मतलब कि ये हमारा क्या है, रिसीवर, दिस इज दी रिसीवर, इसीलिए हमने इसे क्या है, डेबिट किया है। तो यहाँ पर ये डेबिट आ जाएगा और हम कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज सच हमने सिर्फ ये लिखे वी गेव ₹2000 टू गोपाल। तो यहाँ पे हम टू कैश हमने क्यों लिखे, क्योंकि ये क्रेडिट है, हमारे पास से कैश गया है, तो हमने टू कैश अकाउंट। तो ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है, तो 2000 कैश हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। तो डेबिट की जो शॉर्ट फॉर्म है दिस इज नोन एज दिया, और जो क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है दिस इज नोन एज सिया। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री होती है, इस तरीके से ये रूल काम करता है। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल नाउ। इन दिस if ₹2000 given by गोविंद टू अस, ठीक है, गोविंद ने हमें 2000 रुपीज दिए हैं, तो है द गोविंद इज दी गिवर, उसने हमें दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी गोविंद, अगेन आपका ये पर्सनल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा, तो अकॉर्डिंग टू दी रूल जो आपका गोविंद है वो गिवर है, तो इसलिए हम इसे क्या है, क्रेडिट साइड पे रखेंगे, और कैश हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट
टू गो विथ, ठीक है। तो यहाँ पे वापस ये एंट्री हो जाएगी और हम यहाँ पे कैश अकाउंट के आगे वी विल राइट 2000 और गोविंद के आगे भी हम 2000 मेंशन करेंगे। तो जितना हम डेबिट अमाउंट कर रहे हैं उतना ही हम क्रेडिट करेंगे। अगर हम डिफरेंट अमाउंट डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो हमारी कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट मैच नहीं करेंगे। तो जो हम अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं द सेम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो है द गोविंद इज द गिवर, तो गोविंद हमारा गिवर है, इसीलिए हमने उसे क्या है क्रेडिट साइड में रखा है। तो यहाँ पे मैंने एस्ट्रोफेस नहीं लगाया इसलिए मैंने उसके आगे अकाउंट मेंशन नहीं किया। So this is the rule of the personal account. Next we are coming to the real account. So real account is related to the assets. So assets are again divided into two parts, fixed asset and the current asset. तो asset क्या है? asset जो हमारे पास है, जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग पावर है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने में, ग्रोथ करने में, एक्सपैंड करने में, न्यू बिजनेस को ओपन करने में। सो दैट इज नोन एज द एसेट। सो एसेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, करंट एसेट्स एंड द फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स आपके पास क्या होती हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, जो आपका घर है, जो आपका ऑफिस है, आपके पास एक पर्टिकुलर लैंड है, सो दैट इज योर एसेट। आप उसे सेल करके पैसा ले सकते हो, उससे अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या उसी पर्टिकुलर लैंड पे आप अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर सकते हो, या आपके पास एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक रूम है, तो दैट रूम इज ऑल्सो योर एसेट। सो बेसिकली हम फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड होती है टू पार्ट में, मूवेबल एंड इमूवेबल। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज द इमूवेबल फिक्स्ड एसेट। मशीनरी, जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी यूज करो, एनी टाइप ऑफ मशीनरी, इवन योर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और द बिग हेवी मशीनरी विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन, सो दैट इज नोन एज द मशीनरी। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट, एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप पर्टिकुलरली 2 to 3 ईयर्स से ज़्यादा एक पर्टिकुलर शेयर्स में, डिबेंचर्स में या एनी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, इवन इन द कैपिटल मार्केट और द मनी मार्केट, किसी भी मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर द लॉन्ग पीरियड। प्रैक्टिकली लाइफ में जो हम लॉन्ग पीरियड लेते हैं वो हम लेते हैं मोर देन 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। बट आप बुक्स में जब पढ़ेंगे तो आपको हमेशा यही दिखेगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज मोर देन 1 ईयर, बट मोर देन 1 ईयर इज नॉट वी कैन टेक इन अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो नॉर्मल जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें हम 3 ईयर से ज्यादा जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो जो भी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मोर देन 3 ईयर्स उसको भी हम फिक्स्ड एसेट में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज योर व्हीकल्स, योर कार, ट्रक्स, ठीक है, वो भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। गुडविल, फर्नीचर, पेटेंट्स, आपकी जो एक गुडविल है, आपने मार्केट में अपनी एक गुडविल मेंटेन करी है, वो भी आपकी एसेट है, क्योंकि आपकी गुडविल की वजह से ही आपका बिजनेस क्या है ग्रो कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ योर एसेट। पेटेंट्स, बहुत से लोग आप देखते हैं फ्रेंचाइजीज देते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अपने बिजनेस की। यू हैव नोन अबाउट द मैकडॉनल्ड्स और जितने भी आपके नॉर्मल रेस्टोरेंट्स हैं जो एक ही नाम से आपको अलग अलग सिटीज में मिलते हैं, सो दैट कम्स अंडर द फ्रेंचाइजी, दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द फिक्स्ड एसेट। आप उस फ्रेंचाइजी को अलग अलग लोगों को देकर अपने क्या है बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी आपकी क्या है एक फिक्स्ड एसेट्स। आपका एक वो पेटेंट राइट है, आपके अलावा उस राइट को कोई भी आपकी मर्जी के बिना यूज नहीं कर सकता। सो दैट इज अगेन कम ऑन दी फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन दी करंट एसेट। सो करंट एसेट कैश, तो कैश आपका क्या है जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। आपके पास आज आया और आपने कल क्या है उसे यूज कर सकते हो, तो कैश इज कम अंडर दी करंट एसेट। स्टॉक, आपके जो प्रोडक्शन हाउस में या वेयर हाउस में आपका स्टॉक पड़ा हुआ है जो आप जिसे आप यूज अभी नहीं कर रहे हो, या फिर आपने फ्यूचर जो नियर फ्यूचर उसमें यूज करना है, दैट ऑल्सो कम अंडर दी करंट एसेट, क्योंकि आप क्या उसे जल्दी से यूज कर लोगे।
इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताया था, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ लॉन्ग टर्म इज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आपने बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, दैट ऑल्सो कम अंडर द करंट एसेट। गुड्स, गुड्स में रॉ मटेरियल, इन प्रोसेस गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स, जितने भी आपके गुड्स जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सो दैट ऑल कम अंडर द करंट एसेट। सो योर रियल अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एसेट। तो जहां पर भी आपको इस तरीके के कैश, स्टॉक, गुड्स, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर या कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, दैट ऑल कम अंडर द रियल account. Now we will take the example of the real account and we also study the rule. Now the rule of the real account. So the rule of the real account is debit what comes in. जो आ रहा है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे? डेबिट. क्रेडिट what goes out. जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिट. तो जो बिजनेस में आ रहा है, जैसे हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम उसे डेबिट में रखेंगे, और अगर हमारे पास से पैसा जा रहा है द कैश विच इज मूविंग आउट फ्रॉम अस, जब हम पेमेंट करते हैं तो उसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिट. जैसे आपके पास मैसेजेस आते हैं, एसएमएस आते हैं, जब भी आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है तो वो क्या होता है? डेबिट. और जब आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट. तो वो होता है आपका रियल अकाउंट, because the cash is the asset for you. वो आपकी current asset है. Now the example, if machinery is bought for rupees 10,000, यहाँ पे हमने क्या करी है? मशीनरी, we have purchased the machinery for rupees 10,000. तो हमने परचेज करी है, मतलब कि हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी आपके पास क्या हो गया? डेबिट. दैट इज व्हाट कम्स इन. तो जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट. बॉट फॉर रुपीज 10,000, मतलब कि हमने कैश दिया है, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो जा रहा है इज दी कैश. दैट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जब हम किसी को कैश दे रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट. सो एंट्री आपकी हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ द रियल अकाउंट. आई विल टेक अनदर एग्जांपल. If furniture is sold for rupees 20,000, हमने फर्नीचर को सेल कर दिया फॉर रुपीज 20,000. तो यहाँ पर आपका जो फर्नीचर है वो क्या है? जा रहा है. इट इज मूविंग आउट. तो फर्नीचर आपका कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट साइड पर. और आपने जब किसी चीज को सेल किया, किसी चीज को सोल्ड किया, तो आपके पास कैश क्या है? आ रहा है. इट इज कमिंग इन योर बिजनेस, सो दैट विल कम ऑन दी डेबिट साइड. तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर account. So cash account debit 20,000 and furniture account debit 20,000. तो ये दोनों आपकी क्या है? रियल अकाउंट के एग्जांपल है. पहले मैंने आपको बताया परचेज, जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं और हमारे पास से कैश जा रहा है. सेकेंड एग्जांपल, जब हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर जा रहा है और कैश आ रहा है. तो यहाँ पर ये क्या है? इट इज कमिंग इन and furniture is moving out or goes out. So this is the example of the real account. Next account is your nominal account. So your nominal account is related with the income and gains, expenses and losses. तो income
व्हाट वी आर रिसीविंग, जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जो भी बिजनेस को इनकम हो रही है विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टमेंट, रेंट, कमीशन, जो भी रेंट रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, वो सारा आपके इनकम एंड गेन्स के अंदर आएगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, दे आर गिविंग दी सैलरी, दे आर पेइंग दी कार्टेज, दे आर पेइंग दी रेंट, दे आर पेइंग फॉर दी एडवर्टीजमेंट, दे आर पेइंग फॉर दी डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो बैड डेट्स होते हैं, जो भी पर्टिकुलर पर्सन, जो हमारे डेटर्स है, जिनको हमने पैसा उधार दिया हुआ है एंड दे आर नॉट रिटर्निंग आवर मनी ऑन टाइम, और दे लिक्विडेट देमसेल्व्स, और वो हमें कभी भी हमारा पैसा क्या हमें वापस नहीं करेंगे, तो वो हमारे बैड डेट्स होते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, लॉस है। तो ऑल दैट आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नाउ जो रूल है आपका नॉमिनल अकाउंट में, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस है, जो भी एक्सपेंस है या लॉस है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, उन सबको हम क्या करते हैं, डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो जितने भी हमारे इनकम्स है, जो हमें इनकम रिसीव्ड हो रही है, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, उन सबको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो इट विल बी मोर क्लियर विद द एग्जांपल। If rupees 2000 are paid for salary, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करती है, वो उसके लिए हमेशा एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर जो सैलरी है, जो 2000 सैलरी इज पेड, दैट इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सो वो आपका क्या है, सैलरी अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट दैट इज विल बी debited because this is the expense for the business। तो वो आपका बिजनेस का एक्सपेंस है, इसीलिए हमने क्या है, इसे डेबिट किया है टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा भी रहा है, तो हमने रियल अकाउंट। नाउ दिस एंट्री इज ऑल्सो नोन एज द कंपाउंड, और वी कैन से दी नॉट द कंपाउंड, एक्चुअली वी कैन से दी मिक्स अकाउंट एंट्री, जहां पर आपका रियल अकाउंट प्लस नॉमिनल अकाउंट दोनों अकाउंट आपके यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो फॉर दी सिंप्लिसिटी, सिंपल, अभी आपको यहाँ पे क्या समझना है कि हमारा एक्सपेंस क्या है, हमारा एक्सपेंस है सैलरी। तो सिंपल, अगर सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो दैट विल कम ऑन दी डेबिट साइड, तो इसलिए हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट साइड में रखा, और हम कैश में कर रहे हैं, तो हमारी जो दूसरी एंट्री होनी चाहिए वो कैश की होनी चाहिए, तो हम उसे ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। तो जो कॉम्बिनेशन है आपका रियल अकाउंट प्लस नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट प्लस पर्सनल अकाउंट, वो मैं आपको आगे फर्दर लेक्चर्स में समझाऊंगी कि कैसे हम दो अकाउंट्स को हम मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट कंसर्न क्या है, सैलरी। तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, तो सीधा सीधा हम सैलरी को डेबिट अकाउंट में एंट्री कर देंगे। तो इट विल कम सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 2000, बिकॉज सैलरी इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। If rupees 5000 received as commission, now here we are receiving the commission as an organization. I am receiving the commission, so here the commission is the income for the business. So according to the rule, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा क्या पता चलता है कि जो हमारा कमीशन है वो हमारा क्रेडिट साइड पर होना चाहिए। तो डेबिट साइड पे क्या होगा आपका, कैश। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, बिकॉज वी आर रिसीविंग द कमीशन, दैट इज रुपीज 5000. So here commission is your income, is your gain for the business. That's why we have written commission on the credit side.
So these are the three traditional rule, or we can say the golden rules of the accounting. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. In the real account, they are related to the assets. Nominal account, that related to the expenses and the incomes. So debit all expenses and credit all incomes and gains. So these are the traditional approach and also known as the golden rule of accounting. Now why it is called as the golden rule of accounting? Because all over the world these rules are taken by each and every company. जितनी भी कंपनीज है पूरे वर्ल्ड में आपके एक ही रूल चलते हैं. So that's why these are known as the golden rule of accounting. Okay, now next we are coming on the modern approach of the accounting. So it's a very simple approach. जिनको ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत मुश्किल लगती है तो उनके लिए ये मॉडर्न अप्रोच है. So what the modern approach says, एसेट इंक्रीजेस. तो जितने भी हमारे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं उनको हम डेबिट साइड पर लिखते हैं. जितनी भी हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल डिक्रीज हो रही है उनको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं. और क्रेडिट साइड पर जो भी हमारे एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, जो हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, जिनको हम सेल कर रहे हैं मार्केट में, वो हमारे क्रेडिट साइड पर आएंगे. और जो भी हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल इंक्रीज हो रही है उनको हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे. सो फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट. क्यों हम मशीनरी को डेबिट लिख रहे हैं? क्योंकि वी हैव परचेज दी मशीनरी. हमारी मशीनरी क्या है, हमारी एसेट क्या है, इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पर आपकी ये जो एसेट है दिस इज इंक्रीजेस. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ऑन द डेबिट साइड एंड कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड. अगेन अब क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास कि कैश भी तो हमारी एसेट है, ठीक है, बट कैश इज डिक्रीजिंग. तो हमने क्या बोला है कि कैश जब हमारी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं. सो जो भी हमारी एसेट अगर इंक्रीज होगी तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे. हमारी एसेट डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे. तो सेम एग्जांपल आपका यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. तो हमारी एसेट कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड. और हमारी एसेट फर्नीचर हमारी डिक्रीज हो रही है, so it is written on the credit side. ठीक है, now I'll take the example of the liabilities or the capital. Okay, now we are taking the example of the liabilities. Now here I have written the cash account debit to Ram. Now Ram is the creditor. So here I have taken the example, the Ram has given the loan to the ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कैश आ रहा है क्योंकि राम ने हमें लोन दिया है. सो हियर अगर हमारे पास कैश आ रहा है सो एसेट इज इंक्रीजिंग, तो इसलिए हमने कैश को क्या है डेबिट साइड पे रखा है. और क्योंकि हम राम से लोन ले रहे हैं हमें उसे रीपे करना ही पड़ेगा. सो ही विल बिकम आवर क्रेडिटर क्योंकि हमने उससे लोन लिया है. सो आवर liabilities are also increasing, so that's why it is written on the credit side. तो आपकी liabilities भी increase हो रही हैं. So ये आपका एग्जाम्पल था मॉडर्न अप्रोच से कि कैसे आपकी एसेट जब इंक्रीज होती है तो डिक्रीज हो रही है तो कैसे उसे डेबिट या क्रेडिट साइड पर लिखेंगे. एंड सेम विद द लायबिलिटी. बट पर्सनली आई विल प्रेफर to move with the traditional approach जो आपकी पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है. क्योंकि कहीं कहीं पर आप मॉडर्न अप्रोच में कंफ्यूज हो सकते हो कि राम अगर सपोज इट इज नॉट मेंशन तो आपको समझ में नहीं आएगा कि राम हमारा डेबिटर है या क्रेडिटर है. तो वो आपको उसके लिए
पहले फुल नॉलेज होनी चाहिए, बट आप रूल्स के अकॉर्डिंगली चलोगे क्योंकि आपका पर्सनल अकाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन और नेम ऑफ द कंपनी से रिलेटेड है, रियल अकाउंट आपके एसेट से रिलेटेड है और नॉमिनल अकाउंट आपके इनकम और गेन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप सेग्रीगेट कर सकते हो और इजीली आप क्या है एंट्रीज कर सकते हो। सो आई पर्सनली प्रेफर यू विल गो विद द ट्रेडिशनल अप्रोच, और आप मॉडर्न अप्रोच को भी आप ले सकते हो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द ट्रेडिशनल अप्रोच, बट एक ही अप्रोच को लेके ही जर्नल एंट्रीज करिए, दोनों अप्रोच को कभी भी मिक्स मत करिएगा बिकॉज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो थैंक यू फॉर दिस lecture. So in this lecture I have told you about the golden rule. So if you like this lecture, please like my channel and subscribe my channel for the future lectures. Thank you.